नमस्कार, मैं भावना वर्धना। स्वागत है आपका हमारे चैनल मावले सफ़ेद में। जैसे कार्य तो हर कोई कर लेता है, काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन समाज के लिए और समाज के सुधार के लिए काम करना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ ऐसे ही एक सच्चे समाज सेवक से, जिन्होंने अपने ही कार्यों से बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है। आज हम संवाद करने आए हैं मुंबई के जाने माने समाज सेवक श्री यूसुफ मारी जी से। आइए जानते हैं उनसे उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल मावले सफ़ेद में। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। आपकी ज़िंदगी में संघर्ष जो भी हुए आपने किए, उसके बारे में आप बताइए सर। संघर्ष की बात जैसे आपने मुझसे पूछी, मेरी ज़िंदगी का संघर्ष तो समझो ये सोशल फील्ड जो थी वो आज से 25-26 साल पहले से शुरू हुई। तो जैसे कि जब से पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आदमी सोचता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस और फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होने के कारण अब तक तो मतलब अर्निंग के लिए ऐसा कोई मुश्किल आई नहीं। तो वो मुश्किल ना होते हुए ही मैंने सोचा कि जब सारी चीज़ें ऊपर वाले ने दी है तो क्यों ना अपना कुछ वक्त ऐसा लगे जो लोगों के लिए हो। तो संघर्ष तो मेरा 25 या 27 साल हो गया, उस टाइम से शुरू है लोगों के लिए। बाकी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताएंगे आप लोगों को और भी बहुत सी। समाज सेवक होने के नाते जब हम कुछ समाज के लिए करते हैं और समाज के सुधार के लिए कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे निजी ज़िंदगी पे भी पड़ता है। तो आपकी निजी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेस आए? संघर्ष की बात आपने मेरी निजी ज़िंदगी के बारे में जब आपने मुझे पूछा कि संघर्ष में क्या क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव से अगर आदमी अगर डरने लगे तो वो समाज सेवा कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमने कुछ सोचा है अपने आगे के लिए या लोगों के लिए अगर कोई चीज़ सोची है तो उसमें डर तो होना नहीं चाहिए। और प्रभाव की बात है कि सबसे पहली बात तो फैमिली से दूर होना पड़ा। अगर तुम लोगों के बीच में अगर जाओगे तो अपनी फैमिली से तुम्हें दूर होगा, बीवी बच्चे थोड़े से नाराज़ होंगे। लेकिन अगर हम किसी के लिए अगर लोगों के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ भी बिज़नेस में भी थोड़ा ऐसा हो गया था कि मतलब कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देना। लेकिन ठीक है, गैर कोई बात नहीं है। अगर लोगों की सेवा करने उतरेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी कि जो तुम्हें अपने आप को मतलब किसी के लिए समर्पित करना हो तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए बस, और कुछ नहीं। कोशिश तो यही है कि बाकी की भी जो ज़िंदगी है ऊपर वाले ने बहुत सारी चीज़ें दे चुके हैं, तो क्यों ना हम वो बाकी सारी चीज़ें भी लोगों के लिए कर दें। तो बस वही इच्छा लेके, वही चीज़ें लेके हमने सोशल वर्क फील्ड में जब शुरू किया तो बहुत सारी तकलीफ़ें आई। सबसे पहले तो अपने परिवार की तकलीफ़ आ गई कि परिवार के अंदर बीवी कभी नाराज़ हो जाती थी, कभी बच्चे ऐसे बोलते थे कि डैडी हम जब स्कूल चले जाते हैं तो आपसे मुलाकात नहीं होती, जब हम आते हैं तो आप रात में जब आप आते हो तो हम सोते रहते हैं। तो ज़िंदगी है, लेट्स सी। और उम्मीद तो यही है कि ज़िंदगी के लिए अगर लोगों के लिए अगर तुम कुछ उतरे हो तो कुछ खोना पड़ेगा। तो हमारी ज़िंदगी में प्रभाव यही हुआ कि अपनी फैमिली से थोड़ी सी नाराज़गी और लोगों की सेवा। लेकिन लोगों में बहुत प्यार मिला, लोगों के लिए लोगों के अंदर इतनी इज़्ज़त मिली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर आप किसी की मदद करने के लिए अगर अपने आप को समर्पित कर दोगे तो लोगों की तरफ से मतलब लोगों में तुमको इतना मान सम्मान प्यार मिलेगा। तो कुछ खोने के बाद कुछ पाया भी है। तकलीफ़ नहीं है, टेंशन नहीं है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें अगर ऊपर वाला अगर चाहता है कि हम अच्छे काम करें और हमें उस रास्ते पे अगर ले चल रहा है तो हम लोग चलेंगे, और कुछ नहीं। सर, जैसे कि सबकी ज़िंदगी की एक प्रेरणा होती है, तो ऐसे आपकी ज़िंदगी की प्रेरणा कौन है? आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हो सर? जिस तरह आपने ये पूछा मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मेरी ज़िंदगी की जहाँ से शुरुआत हुई, आपका वो सवाल था कि प्रेरणा तो स्वर्गीय विश्व शांति दूत सुनील दत्त जी जो थे, उनके कामों को मैंने बहुत पहले से देखा है। जब मेरी पढ़ाई का जो वक्त था, उसके बाद जब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई तो उस वक्त से एक चीज़ ऐसी थी कि मतलब कि क्या ऐसा किया जाए। हर आदमी उसके बाद एक सोचता है कि क्या होना चाहिए। तो उस दौर में जब हम लोग देखते थे दत्त साहब जब लोगों की सेवा करते थे, हर समाज के लिए, हर एक चीज़ के लिए, तो वही देख के बस मुझे लगा। फिर उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर काम करने के बाद जब वो इस दुनिया से चले गए
उनकी सुपुत्री प्रिया दत्त जी, फिर उनके साथ हमने काम किया, क्योंकि वो भी एक ऐसे लोगों को देख के एक मन में एक अलग सी चीज़, मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ना हम भी इनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, बस वही चीज़ थी और वही मेरे लोग थे। फिर उसके बाद जो बाबा सिद्दीकी जी थे, वो भी ऐसे है कि मतलब उनको देखने के बाद एक एनर्जी आती है कि लोगों के बीच में किस तरह रहना है, लोगों के लिए कैसा काम करना है, लोगों की क्या ज़रूरतें है आज के दौर के अंदर। अगर तुम मतलब कुछ करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को देख के मतलब तुम में हिम्मत भी आती है और तुम्हें एक अंदरूनी एक बोलते हैं ना एक खुशी होती है कि किसी के काम को देखते हुए तुम उनकी तरह उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। तो ऐसे सब लोग मेरी ज़िंदगी के अंदर थे और है भी, जिनको देख के ऐसा लगता है कि बस इनका दिखाया वो जो रास्ता है। हमने तो लोगों के उस दौर के बारे में पढ़ा था लोगों से कि गांधी जी, नेहरू जी जो लोगों की एक लोगों को लेके चलते थे, वही चीज़ जो दत्त साहब ने किया है, बस उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। दत्त साहब को कौन नहीं जानता, एक ऐसी महान आत्मा जो अब दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उनके रास्ते, उनके दिखाई हुई चीज़ें वो आज भी लोगों के अंदर ज़िंदा है, जिसकी मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने भी उनके साथ काम किया है। मैं बस मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिन लोगों को देख के मुझे खुशी हुई। मुझे वही देखने के बाद आज समाज सेवा जो मैं कर रहा हूँ, लोगों के अंदर इतना मान सम्मान और जो इज़्ज़त और प्यार मिल रहा है, तो ये उन्हीं की बदौलत और उनके दिखाए हुए रास्ते पर है। मेरी जो परवरिश हुई, जो मेरी माँ, उन्होंने जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में दी है, उनने जो मुझे सिखाया है, बस आज मैं जो हूँ उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। सर, जैसे कि भारत नगर में बहुत समस्या है, तो आपका मिशन क्या है भारत नगर के लिए और आप अपने सपनों का भारत नगर कैसे देखते हैं? मेरे सपनों का भारत नगर के बारे में आपने बोला, मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि लोगों की अगर सेवा करने के लिए उतरे हो तो उसके सपने बड़े रखने चाहिए। तो मेरे सपनों का भारत नगर हो या मेरे सपनों का वाल्मीकि नगर हो या मेरे सपने का ज्ञानेश्वर नगर हो, मेरा पूरा जो वार्ड लगता है, मेरा सपना ये है कि मेरे वार्ड के लोगों मतलब छोटी से छोटी समस्या भी ना हो। और मेरे वार्ड के अंदर का मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर एडुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरा जो भारत नगर के जो बच्चे हो या ज्ञानेश्वर नगर के बच्चे, वाल्मीकि नगर के बच्चे हो, वो यहाँ से पढ़ाई करने के लिए 3 किलोमीटर दूर या 4 किलोमीटर दूर ना जाए। यहाँ के जो हेल्थ के बारे में अगर हो, मैटरनिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हम यहाँ पर 40-45 साल से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे लोग, तो यहाँ पर वो सारी सुविधा जैसे आम लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए होती है, वो हमारे भारत नगर में भी हो। तो यहाँ पर सबसे पहला तो मैं ये सोचता हूँ कि एक स्कूल अभी जो बना हुआ है उसके अंदर मेरा मिशन ये है कि मैं उसमें कॉलेज शुरू करूँ। एक हॉस्पिटल आज 3 साल से बंद पड़ा हुआ है, कुछ लोगों की बदमाशी थी, वो लोगों ने तुड़वा दिया, वो पता नहीं लालच थी या क्या थी, लेकिन मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ मेरे लोगों से कि वो जो डिस्पेंसरी लाल दवाखाना जो टूटा है, मैं मेरे मतलब आने वाले कल से पहले इस चीज़ को ज़रूर बनाने की पूरी जद्दोजहद में तो लगा हूँ और मैं बनाऊँ। या फिर मेरा जो वक्त आएगा आने वाले कल के अंदर, अगर मुझे लोगों ने मौका दिया तो सबसे पहला अगर लोगों का अगर फ़ायदा होगा तो हॉस्पिटल्स होंगे, हमारा जो स्कूल बना हुआ है उसके अंदर कॉलेज होगा। मेरा यही सपना है। और मेरे जो लोग हैं यहाँ से बहुत दूर जाते हैं पढ़ाई के लिए, जो बच्चियाँ जाती हैं, एक शाइन उर्दू स्कूल है हमारे यहाँ पर, उस पर भी एक बिल्डर की नज़र अभी पड़ गई है, क्योंकि वो भी शायद एक हॉस्पिटल टेम्पररी जो स्कूल था वो, और अब शाइन उर्दू स्कूल, मैं उसको बचाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं शाइन उर्दू स्कूल में पढ़ती है, बहुत से लोग जो मतलब हमारे लोगों में मतलब ऐसा है कि कुछ बच्चे बाहर जाने की वजह से माँ बाप नहीं पढ़ाते, बच्चियाँ दूर कैसे सफ़र करेगी, क्या करेगी। आज वो जो एक चीज़ हमारे वहाँ पर पड़ी है, जो बनाई गई है, वो उसके ऊपर जो बिल्डर की नज़र है, मेरे सपनों के भारत नगर के अंदर वहाँ भी कॉलेज बनेगा। मैं कोशिश वही करूँगा। ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम, वो लड़ाई को अधूरी नहीं पूरी करके छोड़ेंगे।
और अगर लोगों ने हमें मौका दिया और लोग अगर चाहते हैं कि मेरा सपना अगर पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो सपने हैं अगर वो पूरा, तो मुझे लोगों की भी मदद लगेगी। पूरे वार्ड के जो लोग हैं, वाल्मीकि नगर के हो या जो भी संस्था है, जो मतलब के जो फाउंडेशन चल रहे होंगे भारत नगर में, या बहुत सारे लीडर्स होंगे, मुझे उन लोगों का भी सपोर्ट लगेगा इस सपने को पूरा करने में। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जीत ज़रूर होगी और मेरा सपना पूरा होगा। सर, जैसे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ड्रग्स और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके है, और ड्रग्स और अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं खुद से को रिलेटेड है, तो आपकी क्या योजना है सर इसके प्रति? देखिए, ड्रग्स के ऊपर जैसे आपने बात की, ये जो ज्ञानेश्वर नगर का एरिया जो है, सबसे ज़्यादा यहीं के नौजवान जो है वो इस चीज़ के आदी हो गए। हमारे पास कई बार कंप्लेंट्स भी आती है, कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग उसके लिए आंदोलन भी करते हैं, कई डिपार्टमेंट्स में भी जाके बात करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे हाथ में लोगों की समस्या तो आ रही है, लेकिन जो बेचने वाले हैं ना, जैसे उनको पता चलता है तो वो भाग जाते हैं। और मैं ज्ञानेश्वर नगर के तमाम लोगों की तरफ से और ये बोलूँगा कि जहाँ पर भी आपको ऐसे बेचने वाले मिले ना, तो उनको छोड़ो मत, उनको तुरंत पकड़ के, उनके जो भी माल भी होगा उनके पास, अगर बेचने की अगर कुछ होगा, वो तुरंत जाके पुलिस में या तो 100 नंबर पे कॉल करें, या तो फिर वो ऐसे लोगों को पकड़ के उन लोगों को पुलिस के हवाले करें, या उनको एक जगह पे बांध के रखें, ताकि ये नौजवान जो पीढ़ी है, ये तबका नशे का आदी और ज़्यादा ना हो। तो चीज़ें चल रही है ऐसे। और एम्प्लॉयमेंट की बात है, ये जो चीज़ें हमारे यहाँ पर बिल्कुल बाजू में BKC मुंबई का हब है ये, यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं काम करने के लिए, लेकिन मैं मेरे खुद के एरिए के अंदर जहाँ पर है, यहाँ के मुझे लगता है कि 2 से 1% भी लोग यहाँ पर जॉब पे नहीं हैं। तो मैं यहाँ के जो हमारे आमदार ज़ीशान सिद्दीकी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अच्छा, मतलब एक ये सारे लोगों को जोड़कर मतलब एक जॉइंट मीटिंग ली जाए, और अपने लोकल एरिया को, यहाँ पर बाहर से लोग आके कमा रहे हैं, लेकिन हमारे वहाँ के जो लोकल जो बच्चे हैं, इनको यहीं पर नौकरी मिले। मैं इस मामले में हमारे आमदार साहब से भी बात कर रहा हूँ, मतलब पहले भी मैंने बात की है, कोई 1-2 जगह पे कोशिश भी की है, लेकिन वो लोग क्या है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया डाल देते हैं कि लोकल लोगों को वो समस्या हुए, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ मांग लेते जो बच्चे वो चीज़ पूरी नहीं कर सके। तो हमारी वो चीज़ लोगों के लिए भी ये चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, 92 वार्ड के बच्चों को यहाँ पर BKC में नौकरी भी मिले। और ये जो यहाँ पर ज्ञानेश्वर नगर में चल रहा है ना, ड्रग्स का धंधा है, दारू के धंधे इलीगल है, जिससे माँ बहनें परेशान हैं, मैं सारे लोगों को बोलूँगा कि सब आ जाओ एक साथ मिल के, और हमारा साथ दो, ताकि इस नशे के कारोबार को हम जड़ से उखाड़ेंगे। सर, कहीं ना कहीं देश में एक अलग ही क्रांति देखने को मिल रही है श्री राहुल गांधी जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो आपके मेंटर भी है, तो आप सर भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हो? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जैसे पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति लेकर आई है, और ये चीज़ हमने मतलब कई मेरे से भी बड़े लोगों ने ये चीज़ सिर्फ सुनी थी, ऐतिहासिक, मतलब लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी, दांडी यात्रा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक इतिहास को पढ़ा था। आज जनता के बीच में वो इतिहास खुद ज़मीन पे उतर के आया है। लोगों ने जो देखा है, राहुल गांधी जी की जो ये जो आग जो निकली है, ये सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये हम सारे आम इंसान की ये जो यात्रा है, ये लोगों को जोड़ने वाली यात्रा है। राहुल जी ने जो ये चीज़ शुरू की है, ये जो देश के अंदर 2014 के बाद सारी चीज़ें जो पूरा देश में उलटफेर जो चल रहा है, उसको देखते हुए ये यात्रा निकली है, और ये हमारे लिए ऐतिहासिक है। तो ये ऐतिहासिक यात्रा में सारे लोगों को एक होकर ये जो चीज़ निकली है, ये किसी एक दूसरे के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। तो राहुल जी को हम सैल्यूट करेंगे कि उन्होंने इतिहास के जो पन्ने थे, हमने सिर्फ पढ़े थे, उसको हमारे नज़र के सामने लेकर आ गए। हम राहुल जी का बहुत मतलब क्या बोलेंगे, हम शुक्रगुजार ही बोलेंगे उस इंसान को जिसने एक लहर को लेके निकला है लोगों की आवाज़ बनकर। तो तमाम लोगों से भी हमारी अपील रहेगी कि ये यात्रा सिर्फ राहुल जी तक नहीं है, ये हम सब की यात्रा है, हम सब के लिए है, क्योंकि ये एक क्रांति है जो राहुल जी ने लेकर आए। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक मिसाल बनेगी, और जितने लोगों को कभी आपने इतिहास तो पढ़ा होगा,
उस इतिहास में, अगर उस इतिहास के पन्नों में अगर अपना नाम लिखाना है तो आप भारतीय जोड़ो यात्रा में ज़रूर आप लोगों को भी शामिल होना चाहिए। आखिर में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, देशवासियों के लिए क्या संदेश है, जिससे देश में अमन शांति बनी रहे? मैं आपके मार्वलेस सफ़ायर से के ज़रिए, मतलब आपके चैनल के द्वारा पूरे देश को संदेश देना चाहूँगा कि देश में शांति बनाए रखें। देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ रही है। हम युवाओं को आगे आना पड़ेगा, हम सारे युवाओं को, और जितनी भी जो सोशल वर्क करते हैं, कई आवाज़ें हमने सुनी थी, अन्ना हज़ारे जैसे कई लोग जो देश में आज शांत बैठे हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो फिर अपने प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाएं। और ये जो ताकतें हैं जो देश को तोड़ रही हैं, इस ताकतों से हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग अगर सामने नहीं आओगे तो ये ताकतें हम सबको खा जाएगी और इस देश को भी खा जाएगी। तो मेरा युवाओं के लिए, सारे लोगों के लिए एक ही संदेश है कि अगर ये पुराना भारत अगर देखना चाहते हैं तो आइए मिल के लड़ते हैं और ऐसी ताकतों का सामना करते हैं। हमारे एरिया में है ना, ये देखिए पाइप, देख रहे हैं आप, पाइप इतनी तकलीफ़ है, बुजुर्ग लोग जा नहीं सकते, रात में बहुत दिन गिरते हैं, कोई भी चल ही नहीं पाता है। और हम लोग के एरिया में पानी का भी बहुत प्रॉब्लम था। यूसुफ माडी जो है उन्होंने पानी का लाइन की है, यूसुफ सर ने, और सब लोग मिलके उनके। और हमारी गली में बहुत दिक्कत है, गली भी देखो चलने जैसी है ही नहीं, एकदम टूट फूट गई है। और शौचालय भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है शौचालय के भी। अभी पानी की भी इतनी दिक्कत थी, यूसुफ माडी सर और रिजवान सर हम लोग को ये पानी की लाइन भी चालू करके दिए। और हमारी गली का भी आप लोग कर देंगे तो बहुत मेहरबानी है, क्योंकि इतनी दिक्कत है गली में, चल नहीं सकते, उम्र दराज लोग बिल्कुल चल नहीं सकते, और शौचालय की भी बहुत दिक्कत है। मेरा नाम आबिदा मंसूरी। तकलीफ़ तो देखो, भाड़े से भी रहती हूँ मैं, आज इतने साल से भाड़े से हूँ, यहीं शादी करके यहीं बैठी हूँ, यहीं बच्चे बड़े करी, यहीं सब कुछ है। और इनको तो हम अभी से नहीं, पहले से जानते, बहुत पुराने हमारे ये है। यूसुफ माड़ी को आधी रात को भी हम दरवाज़ा ठोक के बुला सकते और फ़ौरन भाग कर आते कि हाँ चलो मैं आ रहा हूँ, लेकिन पीछे पीछे भाग कर आते हो। इतने नेक आदमी हैं, लेकिन हम लोग बाहर वालों को कभी वोट नहीं दिए और देंगे भी नहीं। कौन? मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। हमारे एरिया जो वाल्मीकि नगर है, इधर पानी की बड़ी समस्या चल रही है, कई सालों से चल रही थी। लेकिन हमने यहाँ के नेताओं लोगों, बहुत सारे लोगों को जाके बोला इस समस्या के बारे में, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। लेकिन हमने कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ के यूसुफ भाई का नाम सुना था, जो यूसुफ भाई माड़ी है, उनका नाम सुना, उनके पास हम समस्या लेके गए तो उन्होंने हमारे लिए 2 महीने में हमारा पानी का समस्या को दूर किया। और हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो दूसरी समस्या है, जो शौचालय की समस्या, और जो हमारी जो ये देख रहे हैं आप, गली कितनी टूट फूट गई है, रास्ते में चलने को तकलीफ़ होती है, रात में अंधेरे में बुजुर्ग को तकलीफ होती है चलने की। तो अभी ये भी समस्या मेरे ख्याल से हम यूसुफ भाई से हम कहेंगे तो इंशाल्लाह वो इस समस्या को दूर करेंगे। अपने हमारे एरिया में तो सब चीज़ की तकलीफ़ है बेटा, पानी की है, और गली बनाए, आधी छोड़ दिए। यूसुफ माड़ी तो अच्छा है बेटा, हमारे लिए तो अच्छा है बेटा, अभी दूसरे के लिए तो नहीं बोल सकते बेटा, हमारा बच्चा हमारे लिए अच्छा है। भाई सबसे पहले तो पानी की प्रॉब्लम है, अरे हमारी गली नहीं बनती, शौचालय भी नहीं है, नहीं कोई गटर साफ करने आता। यूसुफ माड़ी है ना बेचारा, हमारे लिए बहुत मदद करता, जब भी उसको बोलते हैं ना, जब भी आकर खड़ा हो जाता है। अभी पानी का भी उसने बेचारे ने किधर भाग दौड़ करके हमारे को पानी दिलाया, फिर भी पानी नहीं आता, वो भी क्या करेगा बेचारा, है ना। इसके लिए आधी रात को भी उसके पास फ़ोन करते वो दौड़ा चला आता। हमारे को किसी का सहारा नहीं, बस यूसुफ माड़ी का ही सहारा, हमारे को किसी का सहारा नहीं है।